जब जिंदगी का मेहरबान हाथ सर से हट जाए तो पैरों के नीचे की जमीन भी तपिश देने लगती है। ऐसी सूरत हाल में जब आगे पीछे कोई ना हो तो उस समय किसी का ठंडी हवा का झोंका बनना हमें सारी उम्र के लिए कैसे धोखे में डाल देता है, जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम हर्षाली है और मैंने जिस माहौल में आँख खोली वो इंसानी व्यवहार की तलखी और जहर से भरा हुआ माहौल था। मेरा बाप मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किया करता था और मेरी दादी और मेरी बुआ भी इस मामले में पूरा पूरा साथ देती थीं। दादा का देहांत हो चुका था। ना जाने मेरे बाप को मेरी माँ पर किस चीज़ का गुस्सा था कि छोटी से छोटी बात पर भी वो मेरी माँ को बुरी तरह से अपने गुस्से का निशाना बनाता था। और ये सब देखकर मैं बचपन से ही दिमागी मरीज बन चुकी थी। अब मुझे हर मर्द को देखकर डर लगता था और मुझे रोने पर भी बाप और दादी की तरफ से मारपीट का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद भी मुझे रोने का हक नहीं था और मैं ऐसे ही घुट घुट कर अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती थी। मैं 5 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस समय उम्मीद से थी। उसके बावजूद भी मेरा बाप मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आता था। कुछ महीनों के बाद मेरे माँ ने मेरे भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरे ददियाल वाले बहुत खुश हुए और मेरे बाप की तरफ से भी मेरी माँ पर जो जुल्म सितम होते थे वो कुछ कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए थे। वो अब भी कभी कभी माँ पर हाथ उठाने से बाज नहीं आते थे। ख़ानदान का वारिस देने की खुशी में अब मेरी दादी और मेरी बुआ ने भी मेरी माँ पर जुल्म करने थोड़े कम कर दिए थे। जब मेरा भाई 6 साल का हुआ तो उस समय मैं लगभग 11 साल की हो चुकी थी। न जाने वो कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का कोई बर्तन टूट गया था और उसी बात पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया था। दादी का कहना था कि ये सेट उनकी माँ का दिया हुआ था, इसलिए उनकी माँ की निशानी टूटने से मेरी दादी बहुत नाराज हो रही थीं और मेरी माँ को मारने लगीं। आवाज़ें सुनकर मेरे पापा भी बाहर आ गए और मेरी माँ को अपनी माँ के कहने पर बुरी तरह से पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मार के निशान पड़ गए थे और उनके सर से भी खून बहने लगा था। मार खाते खाते माँ ने जिंदगी में पहली बार मेरे पापा को अपनी सफाई देने की कोशिश की तो उस पर मेरा बाप और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। मेरी दादी ने भी अपने बेटे को और शह दी और दादी के कहने पर उसी समय मेरे पापा ने मेरी माँ को घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ तलाक देने का फैसला भी सुना दिया। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। माँ ने बहुत मिन्नतें की लेकिन मेरे बाप को जरा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर और हम दोनों बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने लगी तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया। कहने लगी, ये हमारे ख़ानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ, हम अपने बेटे को नहीं देंगे। ये एक और जुल्म था जो मेरी माँ पर किया जा रहा था कि उससे उसकी औलाद भी छीनी जा रही थी। मेरी माँ की लाख विनती के बावजूद भी उन दरिंदों पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। ये सब देखकर मेरा भाई, जो उस समय सिर्फ 6 साल का था, बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। लेकिन मेरे बाप ने उसे भी थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया और मेरी दादी मेरे भाई को जबरदस्ती गोद में लिए अंदर चली गई। उसके बाद मेरे बाप ने मेरी माँ और मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी रही, मुझे अपने सीने से लगाए बिलख बिलख कर रोती रही। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे, उनकी तसल्लियाँ और दिलासे जारी थे, लेकिन मेरी माँ का तो सब कुछ लुट चुका था। मोहल्ले वाले मेरे बाप को गालियाँ दे रहे थे, लेकिन उन जाहिलों पर इन चीज़ों का क्या असर हो सकता था। बहुत देर तक वहाँ बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझे लिए अपनी माँ की घर की तरफ चल पड़ी। मैं ज़िंदगी में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को अपने घर वालों से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी, हालांकि वो इसी शहर में रहते थे। जब मेरी माँ घर पहुंची तो जैसे घर में जलजला सा आ गया था। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरा बाप मेरी माँ को तलाक दे सकता है और फिर बेटे को भी छीन सकता है। मेरे 2 ही मामा थे और दोनों उस समय शादीशुदा थे। नाना इस दुनिया में नहीं थे, नानी ही जिंदा थीं और वो भी बेटों के रहमो करम पर थीं। उन्होंने अपने बेटों की मिन्नत समाजत करके अपनी बेटी को घर में रहने की इजाज़त तो दिलवा दी थी। मामा भी शायद इसीलिए मान गए थे। उन्हें लगता था कि पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो मुझे और मेरी माँ को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन पापा तो जैसे ठान कर बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ ही दिन में तलाकनामा मेरी माँ के पास भिजवा दिया था। उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया था। सब मेरी माँ के पीछे पड़ गए थे। मेरी दोनों मामियाँ मामा मेरी माँ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि मेरे दोनों मामा मेरी माँ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे
कि तुमने ही अपना घर नहीं बसाया, जरूर तुम्हारा ही कुछ कसूर रहा होगा जो उस इंसान ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। घर वालों का ये व्यवहार भी मेरी माँ को अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थीं। जब पति ने तलाक दे दी हो तो उसके बाद भाइयों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, और जब भाई ऐसे हों तो फिर उनकी पत्नियां कैसे जुल्म का कोई भी मौका हाथ से जाने दे सकती थीं। वहां पर रहने के बदले मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं उस समय 11 साल की थी, इसलिए हर काम में मुझे भी घसीट लिया जाता था और सारा दिन मुझे भी जानवरों की तरह काम लिया जाता था। मेरी नानी मजबूर थीं और कुछ कर नहीं सकती थीं। मैं उस समय स्कूल भी जाया करती थी, लेकिन नानी के घर आने के बाद मामा ने मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने से मना कर दिया था। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करने की अनुमति मांगी, लेकिन मेरे मामा की गैरत को ये गवारा न हुआ कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहन को पाल नहीं सकते। वो बहन को संभालने से भी इनकारी थे और लोगों से बातें सुनना भी नहीं चाहते थे। मेरी माँ ने तो मुझे पहले तो कुछ समय तक घर पर बिठाकर रखा, लेकिन फिर मेरी नानी ने मामियों की विनती करके मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया और खर्च के नाम पर मिलने वाले कुछ रुपयों को जोड़ जोड़ कर मेरे स्कूल की फीस भरने लगी थीं। मेरी नानी ने जाकर स्कूल के हेड मास्टर से बात की थी कि मुझे यूनिफॉर्म और किताबों की कमी के चलते तंग ना किया जाए। मैं उस समय 5वीं क्लास में थी। किसी न किसी तरह पढ़ते हुए मुझे 3 साल और बीत गए और मैं 8वीं क्लास में आ गई। अब मैं 14 साल की हो चुकी थी कि एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर भगवान के पास चली गईं। इस घर में नानी ही हमारे लिए घनी छाँव थीं, वो भी हमें छोड़कर चली गई थीं। नानी के जाते ही मेरी माँ का उस घर में होना एकदम बेमोल हो चुका था। सारा दिन गधों की तरह मेरी माँ घर के सारे काम करती और मेरी दोनों मामियाँ मेरी माँ पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकती थीं। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी जरा जरा सी बात पर मारपीट का निशाना बनना पड़ता था। मेरी मामियाँ अब घर में हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थीं। और यूं एक दिन मेरे मामा ने जबरदस्ती मेरी माँ की शादी एक बुढ़े से करवा दी, जिसके पहले से ही मुझसे भी बड़ा बेटा था। माँ इस सारी सूरत हाल में कुछ भी नहीं कर सकती थीं। यूं वो मुझे लिए अपने नए पति के पास आ गईं। लेकिन मामा के द्वारा किया गया ये फैसला मेरी माँ के हित में अच्छा हुआ था, क्योंकि मेरा सौतेला बाप बहुत अच्छा था और उसने हमसे किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं रखा था। उसने मुझे अपनी सगी बेटियों वाला प्यार दिया था। उसका एक ही बेटा था जो मुझसे 3 साल बड़ा था। उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था। मेरे बाप ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे सरकारी स्कूल से हटवाकर एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं तो ये देख देखकर हैरान होती थी कि कहाँ मेरा अपना सगा बाप मेरी कदर नहीं करता था और मेरी माँ को भी मारता पीटता था, और मेरा सौतेला बाप वो तो मेरी माँ को भी रानियों की तरह रखता था और मुझे भी शहजादी समझता था। इस दुनिया में इंसानों के कितने रंग होते हैं, ये सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अब तक मैं रिश्तों की नाकदरी ही देखती आ रही थी, अब पहली बार किसी घर में औरत की कदर होते देख रही थी। मेरे सौतेले बाप की मेहरबानी से मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी और अब ग्रेजुएशन कर रही थी, जब मेरी जिंदगी में एक और हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था, तहस नहस करके रख दिया था। मेरे उस सौतेले भाई ने कभी भी हम दोनों माँ बेटियों को दिल से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वो अपने बाप की वजह से चुप रहता था। हाँ, हमें देखकर अपनी नाक भौं चढ़ाना और हमसे बात न करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके बाप ने उसे कई बार इस बात पर डांटा भी था, लेकिन वो जवान खून था तो उसे इस बात पर कोई भी असर नहीं होता था। मैं उस समय 20 साल की थी और मेरा ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था, जब एक दिन मेरी माँ और बाप एक हादसे का शिकार हो गए। वो मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल बेकाबू होकर रोड की साइड पर खड़ी एक ट्रॉली से जा टकराई। मेरी माँ तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी, लेकिन मेरे पापा की सांसें अभी चल रही थीं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मैं और मेरा सौतेला भाई रोते हुए अस्पताल पहुंचे थे। मेरा सौतेला बाप, जो मेरे लिए सगे बाप से भी बढ़कर था, पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। उसने इशारे से हम दोनों को अपने पास बुलाया था और उन्होंने अपने बेटे से कहा, विनोद, मरते टाइम मैं बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि हर्षाली का ध्यान रखना। ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन ही समझना। मैंने हर्षाली को अपनी सगी बेटी समझा है और इसे सगी बेटियों वाली मोहब्बत दी है। तुम भी मेरे इस रिश्ते का मान रखना और हर्षाली का ध्यान रखना।
कहते कहते मेरे पापा ने मेरे सौतेले भाई का हाथ थाम लिया था। मेरा भाई भी उस समय रो रहा था और उसने रोते हुए अपने बाप से वादा किया था कि मैं हर्षाली को अपनी बहन की तरह समझूंगा। मेरे भाई से वादा लेते ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। ये बहुत बड़ी कयामत थी जो मेरे सर पर टूट पड़ी थी। अब मेरे सर पर मेरे सौतेले भाई के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी अब आगे मेरे साथ क्या क्या करने वाली है। मम्मी पापा की मौत के बाद मेरा भाई, जो उस समय लगभग 24 साल का था, वो अपने बाप से किया हुआ वादा भूल गया था। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। हम दोनों माँ बेटी को वो अपने घर में आने वाले इस हादसे का जिम्मेदार समझता था और मुझे मनहूस कहा करता था। मेरी तो उसकी ज़िंदगी में पहले भी कोई कदर नहीं थी, लेकिन मेरे सौतेले बाप ने मुझे शहजादी बनाकर रखा था। अब मेरे भाई ने एकदम से मुझे आसमान से उतार कर जमीन पर पटक दिया था। मैं तो उसे अपना भाई ही समझती थी, भले ही वो सौतेला था, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना था। पापा के मरने के बाद पापा की एक किराने की दुकान थी, मेरे भाई के वो कब्जे में आ गई थी। जिसने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया था, अब उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। तो वो धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता चला गया और एक ही साल में जुए जैसी लत में पड़कर उसने वो पूरी दुकान बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि वो घर भी बेचना पड़ा। अब हम उसी घर में, जो मेरे सौतेले बाप की मिल्कियत था, किराएदार बनकर रह रहे हैं। लेकिन मेरे भाई ने इस सब से कोई सबक नहीं सीखा था और उसके जुए का सिलसिला लगातार जारी था। घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब कई कई दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और मुझे अपने रिजल्ट का इंतजार था। घर के हालात से मजबूर होकर मैंने भाई से जॉब करने की अनुमति ली और मैं एक स्कूल में टीचर की भर्ती हो गई। वहाँ पर मेरी तनख्वाह तो अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई जुए की लत में उड़ा न दे। अभी तक ये मेरा डर ही था और ये डर बेवजह नहीं था। जो मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो वो सारे पैसे मुझसे मेरे भाई ने छीन लिए। बल्कि वो उन पैसों को देखकर भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, पूरे महीने की मेहनत के बदले इतने थोड़े पैसे क्यों लाई हो। मैं उसे भला क्या कहती, जो बिल्कुल ही बेहिस और बेगैरत हो चुका था। उसे कभी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए मैं खामोश रही। जब पूरे महीने की मेहनत मेरे भाई ने छीन ली तो मैं साथ में साथ ट्यूशन भी पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब ट्यूशन वाले बच्चों को मैंने कह दिया था कि वो मुझे घर में फीस ना दें। मैंने उन ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चों के माँ बाप से बात की और उन्हें फीस के बदले घर का थोड़ा बहुत राशन देने को कह दिया, ताकि मेरे घर का खर्चा चलता रहे। तनख्वाह का भी मैंने ये हिसाब रखा कि अगले महीने से मैंने तनख्वाह कमेटी में देना शुरू कर दी और आधी तनख्वाह ही घर लाने लगी। मैंने भाई को नहीं बताया कि मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। उससे इतना ही कहा कि कॉलेज वालों ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है। इस पर मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुफ्त के हाथ आते पैसे उसे बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया और 2-3 कमेटियों के पैसे जो मुझे मिल रहे थे, अब वो वहाँ पर जमा हो रहे थे। मैं जानती थी कि मेरे भाई से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अपने लिए ही कुछ करना है, अपने ही बलबूते पर करना है। अब मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे और ट्यूशन की मदद से आने वाले पैसों की, राशन की वजह से घर का खाना पीना चल रहा था। बचे खुचे पैसों से मैं घर का किराया भी दे दिया करती थी। मेरा भाई बिल्कुल ही बेदर्दी से अपनी ही बहन की कमाई पर पल रहा था और मेरी कमाई को जुए में भी उड़ा रहा था। ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि मेरे भाई के सर पर बहुत सारा कर्जा चढ़ता चला गया। मैं उसे अपना भाई मानती थी और उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे बिना गाली दिए बात भी नहीं करता था। मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि अब इस भरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था जो मेरे सर पर हाथ रखता। कर्जे की वजह से भाई अब ज़्यादातर घर पर ही रहने लगा था और उसे जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि मेरी सैलरी जैसे ही मिलती फौरन भाई मुझसे छीन कर जुए में उड़ा देता था। बाकी का पूरा महीना वो घर पर पड़ा रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई जब कर्जदार अपना कर्ज वसूल करने के लिए घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। जब भाई ने उनसे कुछ समय मांगा तो वो भाई को मारते पीटते अंदर घुस आए और उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया और भाई से कहने लगे, अगर कर्ज नहीं दे सकता तो फिर अपनी बहन हमारे हवाले कर दे। मैं उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन ये बात सुनकर भाई को गुस्सा आया था और वो उनसे लड़ने लगा। उन्होंने भाई को धमकी दी कि अगर तुमने 1 महीने में पैसे वापस न किए तो हम तुम्हारी बहन को उठाकर ले जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। ये कहकर वो लोग चले गए।
पहली बार मैंने भाई के ऊपर गुजरने वाली मुसीबत का अंदाजा किया और मेरे अंदर बहन की मोहब्बत जाग गई। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने भाई से पूछा कि कर्ज की रकम कितनी है, तो पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया और फिर एकदम से जमीन पर सर पकड़कर बैठ गया। वो मुझसे नफरत तो करता था, लेकिन जानता था कि मैं उसी की जिम्मेदारी हूँ। बेशक वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा था। वो कहने लगे, पैसे बहुत ज्यादा हैं, तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। मैं फिर भी जिद करते हुए भाई से पूछने लगी, नहीं तुम मुझे बताओ कितना कर्ज है, मैं कोशिश करूंगी कहीं से पैसे लाकर तुम्हें दे दूं। मैं जानबूझकर भाई को अपने अकाउंट और कमेटियों से जमा होने वाले पैसे के बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर वो सारे पैसे ही ले लेता। लेकिन भाई को ये बात कहना भी मेरी बहुत बड़ी गलती साबित हुई थी। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की रकम 5 लाख है। इस समय मेरे अकाउंट में लगभग 12 लाख रुपये मौजूद थे, जो मैंने अपने फ्यूचर के लिए जमा कर रखे थे और प्राइवेट मास्टर्स की इम्तिहान की तैयारी भी कर रही थी। मैंने भाई से कहा कि भाई, अगर तुम वादा करो कि आगे से जुआ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारा ये कर्ज चुकाने की कोशिश कर सकती हूँ। भाई एकदम मेरी तरफ हैरत से देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया, कहने लगा, तुम कोई गलत काम करने का तो नहीं सोच रही? मैंने भाई से कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो, आप चाहें तो मेरे साथ चलिएगा। वो कहने लगा, नहीं मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा मत तोड़ना। पैसे मिलने की बात सुनकर वो मुझसे नरमी से बात कर रहा था। मैंने उससे दोबारा वादा लिया तो उसने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा कर लिया कि अगर मैं उसका कर्ज चुका दूं तो वो दोबारा जुआ नहीं खेलेगा। मैं ये भूल गई थी कि गलत कामों में पड़े हुए लोगों के वादों का भी कोई भरोसा नहीं होता और वो मौका मिलते ही अपना वादा तोड़ बैठते हैं। भाई की मोहब्बत में अंधी होकर मैंने जानबूझकर 10-15 दिन बाद उसे पैसे लाने को कहा, लेकिन अगर मैं फौरन पैसों का इंतजाम कर देती तो उसे मुझ पर शक हो जाता। आखिर 16वें दिन मैंने भाई को 5 लाख रुपये लाकर दिए और कहा कि कर्ज की रकम है जो हर महीने किस्तों में वापस करनी है। भाई तो पैसे देखकर पागल ही हो गया था। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी थी और फौरन सारे पैसे उठाकर घर से बाहर निकल गया। उस रात को वो बहुत देर बाद घर आया था। वो मुझे नशे में लग रहा था। पहली बार भाई नशे की हालत में घर आया था। मैंने गुस्सा करते हुए कहा कि भाई, तुमने वादा किया था कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। वो हंसने लगा कि बस बस ये आखिरी दिन था, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि भाई से पूछूं कर्ज की रकम सच में कितनी थी, क्योंकि उस समय वो नशे में था। हो सकता है कि भाई ने मुझसे झूठ बोला हो। मैं यूं ही भाई से पूछने लगी कि कर्ज कितना था, तो वो कहने लगा, कर्ज तो 4 लाख का था और मैंने वो चुका दिया है। 1 लाख का मैं दांव खेल चुका हूँ, जिसमें से ज्यादातर पैसे तो हार गया हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये बचे हैं। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरे गुस्से की हद न रही। मैंने गुस्से से भाई पर चिल्लाते हुए कहा कि तुमने मेरी इतनी मेहनत से जमा किए हुए पैसे खर्च कर दिए। अब मैं कर्ज वालों को क्या जवाब दूंगी और हम कर्जा कैसे वापस करेंगे? मेरे गुस्सा करने और चीखने चिल्लाने पर भाई, जो पहले ही नशे में था, उठकर खड़ा हुआ और मुझे बालों से पकड़कर मारने लगा। कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। तुम जॉब कर रही हो और कर्ज भी तुमने ही लिया है, तो तुम ही ये कर्ज चुकाओगी। मैं मार खाते हुए भाई से कहने लगी कि वो पैसे भी तुम छीन लेते हो। ये सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मुझसे जबान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन भाई ने नशे की हालत में मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मारते मारते वो थक गया और फिर चारपाई पर पड़कर सो गया। मुझे लगा कि मैं किसी जानवर के चंगुल में आ फंसी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मेरे जमा किए हुए इतनी बड़ी रकम भाई उड़ा चुका था, लेकिन ये भी गनीमत था कि मेरी इज्जत अभी तक सुरक्षित थी, वरना उन गुंडों से कुछ क्या भरोसा कि वो अपने पैसे हासिल करने के लिए मेरी इज्जत पर भी हाथ डाल देते। ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। सुबह जब भाई उठा तो वो नशे की चंगुल से निकल चुका था। उसने मुझे देखा तो उसे रात की सारी बातें याद आ गईं। मेरे पूरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से दुख रहा था, यहाँ तक कि मेरी कलाइयों पर भी नील के निशान थे। भाई की आंखों में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी झलकी थी। मैंने मौका गनीमत जानते हुए रोते हुए भाई से कहा कि भाई, भगवान के लिए तुम गलत काम छोड़ दो, अब भी समय है, सुधर जाओ। भाई खामोश रहा और चुपचाप उठकर बाहर निकल गया।
उस दिन वो जल्दी ही घर वापस आ गया और आकर थका हारा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा कुछ नहीं। मैंने पूछा बताओ तो सही, तो वो कहने लगा कि मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, सब मुझे जुआरी समझते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनके सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा। अब मैं क्या कर सकती थी, लोगों का डर सही था। जुआरी को जुए की लत लग जाए तो वो कुछ नहीं देखता, लोग उसे इसीलिए काम नहीं देते थे कि वो उनका पैसा ले उड़ेगा। मैं वहां से हट गई और उसके लिए खाना बनाने लगी। अगले महीने से मैंने अपनी पूरी तनख्वाह कमेटी में देना शुरू कर दी ताकि मैं अपना नुकसान पूरा कर सकूं और कुछ इतने पैसे जोड़ सकूं कि आगे की पढ़ाई के लिए पढ़ाई करके अच्छी जगह जॉब कर सकूं। भाई ने दोबारा जुए का सिलसिला शुरू कर दिया था। भाई की उम्र 28 साल हो चुकी थी और मैं 25 साल की हो गई थी। मेरा मास्टर्स पूरा हो गया था और मेरे अकाउंट में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। एक बार फिर जुए के सिलसिले की वजह से भाई पर कर्जा हो गया था और वो गुंडे फिर आज घर पर आ धमके थे। अब तो उन्हें एक राह मिल गई थी कि अगर वो उस इंसान की बहन की इज्जत पर हाथ डालेंगे तो उन्हें उनके पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने फिर से मुझे मारते हुए भाई को धमकाया कि अगर तुमने हमारे पैसे एक महीने में न दिए तो फिर हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने ही बेइज्जत करेंगे। ये कहकर वो लोग चले गए थे। मैंने भाई की तरफ शिकायती नजरों से देखा तो इस बार उसका सर झुका हुआ था, वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कहा भाई अभी तो पिछला कर्ज भी नहीं उतरा, अब तो मैं तुम्हें कहीं से कर्ज भी लाकर नहीं दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहा था। अब मुझे उसकी नज़रों से डर लग रहा था। कुछ देर बाद उठकर वो बाहर चला गया। इस बार उसने मुझे कर्ज की कोई बात नहीं की। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद और भाई का खाना तैयार करके रखने के बाद थकी हारी सो रही थी। उस समय आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी और भाई अभी तक घर नहीं आया था। मैं उसका खाना तैयार करके रख देती थी, वो आता था और खा लेता था और कभी कभी मुझे खाना ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता था। तभी मुझे घर में कुछ बातें करने की आवाज़ें सुनाई दीं। मुझे हैरत हुई कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दो लोग खड़े हैं, जिनमें से एक मेरा भाई है। मैं एकदम से डर गई और सोने की एक्टिंग करते हुए उनकी बातें सुनने लगी। तभी हल्की सी आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। आने वाले ने मेरे कमरे की लाइट ऑन कर दी। भाई उस आदमी को कह रहा था, देख लो यही है, तुम परसों आकर इस लड़की को ले जाना क्योंकि एक रात तो मैंने इसके साथ गुजारनी है। अरे ये मेरी सगी बहन नहीं है, मैं तो बेकार में ही इसे बहन समझे बैठा था, इसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। इतनी खूबसूरत नाजुक कली मेरे घर में मौजूद है और मैंने अब तक इसका रस नहीं पिया। पहले इस कली पर मेरा हक है, उसके बाद ये कली दूसरे भंवरों के पास जाएगी। ये कहकर उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा था जो भूखी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके बाद भाई घर से बाहर चला गया। पीछे पीछे वो आदमी भी चला गया। वो दोनों घर के दरवाजे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उस आदमी ने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, बस तुम किसी दिन इसे बेहोश कर देना और उसे यहाँ से ले जाना मेरा काम होगा। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी कि कल तक मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला भाई आज मेरी ही इज्जत का प्यासा बन गया था। कैसे वो अपने बाप से किया हुआ वादा भूल सकता था। गलती शायद मेरी भी थी, मैं कैसे उसे अपना भाई समझ बैठी थी। सच तो कह रहा था वो, उसका और मेरा रिश्ता ही क्या था, ना बाप एक था ना माँ एक थी। हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था, वही रिश्ता था जो एक गैर मर्द और एक गैर लड़की के बीच होता है। वो खुद पहले मेरी इज्जत को तार तार करके अब मुझे ही बेच के पैसे कमाना चाह रहा था। मेरे पूरे शरीर में नफरत की चिंगारियां भड़क उठी थीं, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कमज़ोर हूँ, इस समय कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे भाई ने उस आदमी से कहा, ठीक है तुम कल आ जाओ। मैं समझ गई थी कि अब मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ने में देर नहीं है। वो आदमी चला गया था। मैं वापस आकर लेट गई। लेटने से पहले मैंने दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर लिए थे। वो पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते गुजरी थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो जितने पैसे अब तक कमेटी में जमा कराए थे वो कमेटियां निकलने से पहले ही मैंने पैसे वापस ले लिए और जुर्माने के तौर पर उनमें से कुछ रकम भी भर दी। वो सारे पैसे मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा लिए। अब मैं इस घर से भागना चाहती थी जहाँ पर मेरी इज्जत और ज़िंदगी की बोली लग रही थी। घर जाते हुए रास्ते में मैंने मेडिकल स्टोर से अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए कुछ सामान भी खरीद लिया। घर वापस आई तो भाई घर में ही बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। आज उसके बोलने का अंदाज बहुत ही नरम था। वो मुझसे नॉर्मली बातें कर रहा था। मैं जानती थी ये सब दिखावा है, ढकोसला है। भाई कहने लगा, तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध जलेबी लेकर आता हूँ।
ये ज़िंदगी में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ लाकर देने को कहा था। मैं सब समझ रही थी, लेकिन भाई को शक में डालना भी सही नहीं था। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम ले आओ, फिर बैठकर हम खाना खाएंगे। मैंने उस दिन मटर पनीर बनाया था क्योंकि वो भाई को बहुत पसंद था। थोड़ी देर बाद ही भाई दूध जलेबी ले आया था। मैंने कहा, भाई खाना तैयार है, खा लो। वो खाना खाने के लिए बैठ गया। मैंने उसकी कटोरी में सब्जी डाल दी। जैसे जैसे वो खाना खाता जा रहा था, अपना सर अपने हाथों में पकड़ता जा रहा था। उसका सर चकराने लगा था। थोड़ी ही देर में जमीन पर बैठ गया और कहने लगा, ये मुझे क्या हो रहा है। मैंने भाई की सब्जी की कटोरी में एक नशे की गोली मिला दी थी, जिसका नशा बहुत तेज था। मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं घर से भागूं तो भाई मेरा पीछा करे। मैं उसी की तरफ देख रही थी और वो अभी तक पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, ये सब तुम्हारी ही हरकत है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम जहाँ भी भाग जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा कहते कहते भाई ने जेब से फ़ोन निकाला और अपनी आंखों को मसलते हुए नंबर डायल करने लगा। मैं उसके हाथ से फ़ोन छीनती इससे पहले ही वो फ़ोन कर चुका था कि आकर इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो ये भाग जाएगी। ये सुनकर मैं डर गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ देर बाद ही वो इंसान मुझे पकड़ने के लिए आ जाएगा, जिससे मेरे भाई ने मेरा सौदा किया है। मैं खामोश खड़ी रही और भाई यूं ही मुझे धमकाते हुए बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और अपने आप को एक चादर में लपेट कर घर से बाहर आ गई। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी। बस मैं भगवान के सहारे ही घर से बाहर निकल खड़ी हुई थी। घर से बाहर निकलकर मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ जाने लगी। मेरा इरादा था कि मैं अब इस शहर से निकलकर किसी बड़े शहर में चली जाऊँगी, ताकि मुझे भाई आसानी से ढूंढ न सके। बाहर बड़े बड़े शहरों में गर्ल्स हॉस्टल होते हैं, मुझे वहाँ रहने की जगह मिल जाएगी। अब तो मेरे पास अच्छी शिक्षा भी थी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मेरे बैंक अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम मौजूद थी, जिससे मैं अकेली ही काफ़ी समय तक अपना गुजारा कर सकती थी। मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए लोगों की आवाज़ें आने लगी थीं और साथ ही आवाज़ आई, लड़की रुक जा, हमारे साथ चल, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। ये सुनते ही मैं वहाँ से दौड़ लगा दी थी और एक पतली सी गली में घुस गई। मेरे पास एक पर्स था जिसमें मेरे बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट्स और मेरी पढ़ाई की कुछ फाइल्स वगैरह थीं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के हाथ लगूं। मैं उन पतली तंग गलियों से गुजरते हुए न जाने कब एक बड़े से रोड पर निकल आई थी। मेरे पीछे भागते हुए लोगों की आवाज़ें मुझे अब भी सुनाई दे रही थीं, क्योंकि सर्दियों के दिनों की वजह से हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे उस बड़े रोड की तरफ दूसरी तरफ एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसके साथ एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। मैं तेजी से एक लंबा चक्कर काट के उस ढाबे के पीछे चली गई। तभी मैंने उन लोगों को ढाबे में दाखिल होते देखा। वो तादाद में लगभग 5-6 थे और उनके हाथों में पिस्टल्स थीं। वो शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। मैं ढाबे की पिछली दीवार से लगकर ये सबको देख रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैं पीछे मंदिर की तरफ चली गई और मंदिर में छुपकर बैठ गई। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो लोग ढाबे पर ढूंढने के बाद मंदिर में ना आ जाएं, और फिर वैसा ही हुआ था। वो लोग मंदिर में भी आ गए थे और मुझे इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन लोगों को वहां से भगा दिया और फिर वो लोग वहां से नाकाम होकर वापस चले गए। जब मैं वहां से निकलने का इरादा कर रही थी कि तभी मंदिर के सामने एक ट्रक आकर रुका। मैं डर के मारे फिर छुप गई। उस ट्रक में से एक आदमी नीचे उतरा। हुलिये से वो कोई ड्राइवर ही लग रहा था। सुर्खो सफ़ेद रंगत, ऊंचा लंबा कद, काफ़ी खूबसूरत इंसान था। वो ट्रक ड्राइवर देखने से ही काफ़ी शरीफ आदमी लग रहा था। अपने ट्रक को साइड में खड़ा करके वो ढाबे पर खाना खाने चला गया। तभी मेरी नज़र उस आदमी के ट्रक पर पड़ी। उस पर उसी शहर का नाम लिखा हुआ था जिस शहर को जाने का मेरा इरादा था। मैं जल्दी से उस ट्रक पर चढ़ गई। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे ढूंढने में नाकाम होकर वो लोग जरूर बस अड्डे की तरफ जाएंगे, इसलिए मुझे वहाँ भी खतरा होगा। हाँ, ट्रक को कोई चेक नहीं करेगा और इस ट्रक से मैं बड़े आराम से उस शहर तक जा सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि ये ड्राइवर तो मुझे किसी भी सूरत ट्रक में सवार न करता। मैं मायूस हो रही थी कि तभी ड्राइवर की सीट के पीछे बने हुए एक छोटे से केबिन पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ पर एक बिस्तर लगा हुआ था। मैं समझ गई ये ट्रक ड्राइवर के लिए रास्ते में आराम करने की खातिर बनाया गया है। मैं उसी में घुस गई। मैंने देखा कि उसके पीछे दीवार पर एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। मैंने उसे खोल कर देखा कि ये ट्रक का पिछला हिस्सा था, जहाँ से
सामान लोड किया जाता है। वो कपड़ों के बड़े बड़े से बंडल थे और उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह मौजूद थी। मैंने कुछ ही पलों में फैसला किया और इन्हीं कपड़ों की बंडलों के बीच में घुस गई, क्योंकि अगर मैं केबिन में रहती तो ट्रक ड्राइवर वहां से पीछे झांक कर मुझे देख सकता था। मैंने दरवाजे को बस इतना सा ही बंद किया था कि वहां से सांस लेने के लिए मुझे हवा आती रहे, और अपने बैग से पेन निकाल कर दरवाजे की झिरी में फंसा दी ताकि झटके से दरवाजा बंद ना हो जाए। मुझे अभी वहां पर दुबक कर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो ट्रक ड्राइवर अंदर आ गया और ट्रक को स्टार्ट करके उसने सफ़र शुरू किया। मैं अपनी जगह सहम कर दुबक कर बैठी रही। इतनी देर में उस इंसान को किसी का फ़ोन आया तो उसकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि मेरा ख्याल सही था। वो उसी बड़े शहर जा रहा था जहाँ पर मैंने जाना था। अब मैं दुबक कर वहीं बैठी रही और उस इंसान ने ट्रक स्टार्ट करके बाहर निकाल लिया। रास्ता काफ़ी लंबा था। रास्ते में एक जगह रुककर उसने एक ढाबे पर चाय भी पी थी। खाने पीने का कुछ सामान वो पैक करा कर ले आया और ट्रक पर बैठे बैठे ही खाने लगा। बचा हुआ खाना उसने केबिन में रख दिया। अभी तक उसको पिछला दरवाजा चेक करने का ख्याल नहीं आया था। दरवाजे इसलिए मैं सुकून से वहीं दुबकी बैठी रही। खाना देखकर मेरी भी भूख चमक उठी थी, क्योंकि मैंने भी बहुत देर से कुछ नहीं खाया था और लगातार भाग रही थी। लेकिन मैं वो बचा हुआ खाना उठा नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसे तो उस इंसान को पूरा शक हो जाता। मैंने भगवान को याद किया और वहीं बैठी रही। अब ट्रक शहर से निकलकर हाईवे पर दौड़ रहा था। मैं दरवाजे पर मौजूद एक होल से झांकते हुए देख रही थी कि उस बड़े शहर के आने के आसार नजर आ रहे थे। तभी शहर के करीब आने की वजह से ट्रैफिक एकदम से ज्यादा बढ़ गया था। उसने किसी एक जगह पर ट्रक को रोकने के लिए जोर से ब्रेक लगाई, तो मैं, जो होल से आंखें लगाए बाहर के मंजर को देखने में बिजी थी, एकदम ही जोर से झटका लगा और मेरे गले से एक चीख निकल गई थी। मेरे वजन से दरवाजा खुला और मैं लुढ़कती हुई केबिन में आ गई थी। मेरी चीख सुनकर वो इंसान भी परेशान हो गया और एकदम से ट्रक को साइड में करते हुए उठकर पिछले केबिन में आया और लाइट जलाकर मुझे देखने लगा। वो हैरान और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वो मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो? ट्रक में कैसे आई? मैंने उसके पांव पकड़ लिए और कहने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकलने को मत कहना। ये कहकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने अपनी पहचान बताने के लिए उसे अपने बैंक के सारे पेपर्स निकाल कर दिखा दिए, जिसमें मेरा एक पहचान पत्र था, मेरा आधार कार्ड भी रखा हुआ था। मेरे सारे पेपर्स देखने के बाद वो इंसान हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं एकदम से हैरान और परेशान खड़ी थी कि आखिर मेरे पेपर्स देखकर वो ऐसे क्यों रो रहा है। तभी उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। कहने लगा, हर्षाली दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने अपना आधार कार्ड मेरे सामने रख दिया। मेरा आधार कार्ड देखकर जो हाल उसका हुआ था वही मेरा हुआ। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी और फिर जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं एकदम से ही पहचान गई थी। ये तो मेरा छोटा भाई था, जिसे मेरे बाप ने जबरदस्ती अपने पास रख लिया था। इस अचानक हुए हादसे पर मैं शौक की कैफियत में थी और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैं जब उसके कदमों में गिरी हुई थी, उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया और मेरा सर अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, भगवान बहुत बड़ा है। फिर उसने भी मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई कि मेरा वो जालिम बाप कब का मर चुका है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मेरे भाई ने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया। ये ट्रक भी उसका अपना था। इसके लिए उसने कोई ड्राइवर नहीं रखा था, क्योंकि उसे बचपन से ही मेहनत का शौक था। उसने अपने बाप से मिलने वाली जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर ये ट्रक लिया था और उसे चला रहा था। अब इसी बड़े शहर में ही रहता है और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैं भगवान के इस चमत्कार पर हैरान थी कि वो कैसे लोगों को अपनों से मिला देता है। उसके बाद की कहानी बहुत छोटी है। मेरा भाई मुझे अपने साथ ले गया और बाकी जायदाद पर मुझे मेरा हिस्सा दे दिया, मेरे नाम कर दिया और कहने लगा, ये तुम्हारा हक है, इसे लेने से तुम मना नहीं करोगी। मेरे बाप ने मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था, जिसकी वजह से उसे ये ट्रक ड्राइविंग का काम करना पड़ा था। भाई ने खुशी खुशी मुझे जॉब की इजाज़त दे दी और आज मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। भाई की मोहब्बत क्या होती है, मैंने ये अपने भाई के साथ जाना। मेरी छोटी से छोटी तकलीफ पर भी वो तड़प उठता है, मुझे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखता है। वो भी शायद मोहब्बतों का तरसा हुआ है, अकेले ही जिंदगी गुजारी है। मैं भी उसे भरपूर बहन का प्यार दे रही हूँ। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। भाई ने मेरी शादी भी करवा दी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और आज मेरे भाई की शादी है। मैं सोच रही हूँ कि अपने पति से कहूँगी कि मुझे अब भी अपने भाई के साथ ही रहना है। मेरा भाई बहुत अच्छा है और इसी तरह मेरा पति भी बहुत अच्छा है। आज तक मेरा भाई मेरे साथ ही रहता आया है। मैं चाहती हूँ कि जब भाई की शादी हो जाए तब भी वो साथ रहे।
हम लोग साथ में मिलकर रहें। मेरे पति ने मेरी बात मान ली। मैंने भाई से भी कहा कि भाई, जब आपकी शादी हो जाएगी तो हम सब मिलकर एक ही घर में रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। शादी के बाद भाई, भाभी, मैं और मेरा पति एक ही घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।